भूगोल की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रतिमा गौड़ आज आपको कक्षा 12 का भूगोल पढ़ाऊंगी। कक्षा 12 की दूसरी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का चौथा अध्याय मानव बस्तियों के बारे में हम पढ़ाएंगे। इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं बिंदुओं पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मानव बस्तियों का अध्ययन। इस अध्याय में हम मानव बस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मानव बस्तियों का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य निवास करता है, मानव बस्तियां कहलाती हैं। जैसा कि इस अध्याय का शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि बस्तियां जहां मनुष्य अपना घर बनाकर रहता है, उस स्थान को हम मानव बस्तियां कहते हैं। घर मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव की 3 मूलभूत या प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, वस्त्र और निवास। इस प्रकार कई घरों या घरों के समूह से मानव बस्तियां बनती हैं, परंतु यदि घर ही हो, उसके अंदर मनुष्य नहीं रहते हों, उसे हम मानव बस्तियां नहीं कहेंगे। घरों के अंदर मनुष्य का निवास करना आवश्यक होता है, तभी हम उसे बस्तियां कहेंगे। इसके अंतर्गत मनुष्य के निवास, गृह, मकान, आश्रय, भवन आदि सभी प्रकार के आश्रय सम्मिलित हैं। इसमें झोपड़ी, छप्पर से लेकर मिट्टी, लकड़ी, ईंट आदि के बने घर तथा सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, लोहे आदि से निर्मित भव्य बहुमंजिली इमारत, किला आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यह मानव भूगोल के अंतर्गत आवास भूगोल का एक भाग है जो मानव बस्तियों के रूप में हम पढ़ रहे हैं। ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में अंतर। ये 2 मानव बस्तियों के मुख्य प्रकार हैं। मानव बस्ती के ये जो आधार बनाए गए हैं, इनकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम कहें कि ऐसी होती है ग्रामीण बस्तियाँ, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे दूसरे देशों में तो देखने को ये मिलेगा कि ग्रामीण बस्ती भारत की ग्रामीण बस्ती से कुछ अलग होगी, मतलब भिन्न प्रकार की होगी, भारत की ग्रामीण बस्ती जैसी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर भारत का जो ग्राम है, उसकी तुलना हम यूरोपीय देशों से करें तो हमारे यहाँ के गांव और वहाँ के गांव में पर्याप्त अंतर पाया जाएगा। वहाँ के गांव भारत के गांव से अधिक विकसित होंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ की बस्तियों में ज़्यादा सुविधाएं तथा विकसित होंगी, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकास की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम भी विकास की वह अवस्था को जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु ऐसा भी है कि कुछ देश ऐसे भी हैं विश्व में जहाँ भारत की ग्रामीण बस्तियों से भी कम सुविधाएं देखने को मिलती हैं। भारत की 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों के निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, आखेट, लकड़ी काटना, वनोपज एकत्र करना तथा खनन करना होता है। ये सभी भूमि आधारित प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। ये भारतीय ग्रामीण बस्तियों में इस तरह की सारी सुविधाएं पाई जाती हैं। दूसरी तरफ नगरीय बस्तियों में यदि हम देखते हैं तो नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीय व तृतीय व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। इनके प्रमुख व्यवसाय निर्माण उद्योग, परिवहन, वाणिज्य तथा अन्य व्यवसाय, उच्च सेवाएं तथा प्रशासन आदि होते हैं। अगला है कि गांव में उच्च सेवाओं का अभाव पाया जाता है। यदि यहाँ होती भी है तो छोटे स्तर की होती है। और दूसरी तरफ नगरों में देखा जाए तो नगरों में उच्च सेवाएं उच्च स्तर की पाई जाती हैं, यथा उच्च स्तर की शिक्षा, अस्पताल, पुलिस व्यवस्था आदि नगरों में पाए जाते हैं। भारत के जो गांव हैं वहाँ पे जनसंख्या कम होती है तथा यहाँ जन घनत्व भी कम होता है, और दूसरी तरफ भारतीय नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होगी तथा जनघनत्व भी ज़्यादा होता है। और गाँव में अधिकांश बस्तियाँ प्रकीर्ण एवं एकाकी होती हैं तथा ग्रामीण लोगों में भाईचारा, प्यार एवं लगाव आदि होता है तथा उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में
लोगों के अंदर क्या होती हैं, दूरियां होती हैं तथा सामाजिक संबंध एक औपचारिकता बस होती है, नाम मात्र के होते हैं, उतना लगाव नहीं होता जितना गांव में एक दूसरे से लोगों को लगाव होता है। ग्रामीण लोग एक गतिशील होते हैं तथा जीवन का ढंग सरल होता है। ग्रामीण जीवन जो है बिल्कुल सरल होता है और हमेशा कार्य करते रहते हैं, कार्यशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और दूसरी तरफ नगर के लोग गतिशील होते हैं तथा उनके जीवन का ढंग जो है जटिल होता है। ग्रामीण जनसंख्या की तरह उनका जीवन सरल नहीं होता है। कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हुआ ग्रामीण जनजीवन से परे होता है नगरीय जनजीवन। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं और दशाएं भी इसके साथ उत्तरदायी कारक हैं। इसमें भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में भूगर्भिक जल के साथ साथ सतह की जल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतः सभी स्थानों पर पीने योग्य जल की आसानी से प्राप्ति हो जाती है, जैसे कुओं, नलकूपों तथा ट्यूबवेल के माध्यम से जल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां कुछ विशिष्ट बसाव स्थलों पर न मिलकर बिखरे प्रतिरूप में मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ पानी पाया जाता है तो कोई भी कहीं भी अपना घर बनाकर रहने लगता है। उच्चावच यानी कि जो जमीन की है ऊंचाई। भारत के जिन प्रदेशों में समतल भूमि के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी तथा जल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, उन प्रदेशों में कृषि कार्यों पर निर्भर मानवीय अधिवासों का सघन विकास देखने को मिलता है। दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में एकाक यानी कि बिखरे हुए बस्तियां या अधिवास देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं तो भारत के जिन क्षेत्रों में जलवायु दशाओं की कठोरता मिलती है, उन भागों में मानवीय अधिवास बहुत कम मिलते हैं अथवा नहीं भी मिलते हैं। देश के गर्म मरुस्थलीय भाग तथा ठंडे मरुस्थलीय भाग अधिवासों के लिए कभी भी मानवीय आकर्षण के क्षेत्र नहीं रहते हैं, क्योंकि मरुस्थल भी बहुत गर्म होता है और जो ऊंचे पहाड़ हैं वो बिल्कुल ठंडे होते हैं, वहाँ पर लोग घर बनाकर नहीं रहते हैं। भूमि की उपलब्धता। विश्व के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपलब्धता के साथ साथ मिट्टी में पर्याप्त उर्वरकता विद्यमान रहती है, उन क्षेत्रों में भूमि अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता रखता है, जिनके फलस्वरूप उन क्षेत्रों के ग्रामीण अधिवास सघन रूप में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूमि में उपजाऊ होती है तो सभी प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, जिस कारण इस क्षेत्रों में जनसंख्या सघन पाई जाती है, जैसे गंगा जमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्र की घाटी। अगला है सांस्कृतिक और मानवीय जातीय कारक। इसके अंतर्गत भारत के गांवों में प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के मकान गांव के बीच में यानी कि केंद्र में होते हैं। इसके बाहर की ओर यानी कि गांव के जो बाहर की ओर जो लोग रहते हैं वे जो केंद्र में रहते हैं प्रभुत्व वाले व्यक्ति, उनकी सेवा करने वाले लोग सेवादार लोग होते हैं। यह एक प्रकार से सामाजिक अलगाववाद को दर्शाता है। इस व्यवस्था के कारण गांव में घर दूर दूर हो जाते हैं। तीसरा, सुरक्षा संबंधी कारक। जिन क्षेत्रों में चोर व लुटेरों से असुरक्षा की भावना रहती है, वहाँ मानवीय अधिवास संगठित एवं सघन होते हैं, यानी कि घर पास पास रहते हैं। जबकि सुरक्षित क्षेत्रों में जहाँ चोरी डकैती आदि का भय नहीं होता है, वहाँ ग्रामीण अधिवास बिखरे होते यानी कि फैले होते हैं। गुच्छित संकुल अथवा आकेंद्रित बस्तियाँ। इसके अंतर्गत बस्तियाँ उपजाऊ मैदानों या नदी घाटी में विकसित होती हैं। यहाँ लोगों का व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है। इस प्रकार की बस्तियों में जो मकान होते हैं वे काफ़ी सटे सटे होते हैं तथा मकान छोटे होते हैं। यहाँ खेत छोटे होते हैं। यहाँ पानी निकास न होने के कारण गलियाँ तंग और गंदी होती हैं। इस प्रकार
बस्तियां भारत के अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा के कारणों से संहत गांवों में रहते हैं। ऐसे गांव मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र एवं नागालैंड में पाए जाते हैं। राजस्थान में जल की कमी ने उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम उपयोग के लिए संहत बस्तियों को अनिवार्य कर दिया है, ताकि वहाँ पर एक साथ सबको जल उपलब्ध कराया जा सके, पास पास रहें सारे लोग मिलजुल कर। दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियाँ। प्रायः किसी बड़े संहत गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप ही ऐसे प्रतिरूप निर्मित होते हैं। इन बस्तियों में ग्रामीण समाज का एक या एक से अधिक वर्ग अपनी स्वेच्छा से मुख्य गुच्छित बस्ती अथवा गांव से कुछ दूरी पर अलग अपनी बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। इन बस्तियों में सामान्यतः भूस्वामी और समाज के प्रभावशाली लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जबकि समाज के गरीब वर्ग के लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां गुजरात के मैदान एवं राजस्थान के कुछ भूभागों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पल्ली बस्तियां कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पांडा, पाड़ा, पाली, नांगला, ढांडी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय के निचली घाटियों में अधिकतर पाए जाते हैं। परिचित या एकाकी बस्तियां, इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वे इनका विकास क्षेत्र के भूमि संसाधनों के अत्यधिक विखंडित प्रकृति के प्रकार के कारण से होता है। यहाँ बस्तियाँ मुख्य रूप से भारत के मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल राज्य के अनेक भागों में मिलती हैं। यह बस्तियाँ सुदूर जंगलों में अथवा छोटी पहाड़ियों के ढाल पर खेतों अथवा चारागाहों में एकाकी रूप से मिलती हैं। यानी कि इस तरह की जो बस्तियां हैं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नगरीय बस्तियां या अर्बन सेटलमेंट। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सन्नत और विशाल आकार की होती है। नगरीय बस्तियों में कृषि कार्य को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लोग कार्यरत रहते हैं। नगर में उपलब्ध सेवाओं का लाभ केवल नगरवासी ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि नगर के पास वाले ग्रामीण क्षेत्रों की भी इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यह ग्रामीण वासी अपने खाद्यान्न, दूध, सब्जी आदि नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है, जहां से सभी उत्पादित वस्तुएं नगर में उपभोग के लिए भेजी जाती हैं। इस प्रकार नगर व समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हो गया था। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में हमारे देश में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे नगरों के अस्तित्व में प्रमाण भी मिलते हैं। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन नगर, यानी कि जो सबसे पुराने नगर है उसे हम प्राचीन नगर कह रहे हैं। प्राचीन नगर में वाराणसी, प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र और या पटना तथा मदुरै भारत के प्रमुख प्राचीन नगर में से है। इनमें से अधिकांश नगरों का विकास आज से 2000 से अधिक
वर्ष पूर्व धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। अगला है मध्यकालीन नगर, यानी कि प्राचीन नगर के बाद जो दूसरा नगर का विकास हुआ। वर्तमान में भारत के लगभग 100 नगरों का विकास मध्यकालीन युग में हुआ था। इसमें प्रमुख रूप से रजवाड़ों तथा राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा तथा नागपुर महत्वपूर्ण है। अगला है आधुनिक नगर। इसके बाद हमारा तीसरा जो नगर का विकास हुआ आधुनिक युग में, आधुनिक नगर। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। सर्वप्रथम उन्होंने भारत के समुद्र तटीय भागों पर सूरत, दमन, गोवा तथा पांडिचेरी नामक व्यापारिक पत्तनों का विकास किया। बाद में 3 प्रमुख महानगरों मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता का विकास अंग्रेजी शैली में अपने हिसाब से उन्होंने किया। आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न भागों में अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर तथा दिसपुर तथा औद्योगिक केंद्रों के रूप में भिलाई, दुर्गापुर, सिंदरी तथा बरौनी विकसित हुए। भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। भारत में जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना 2011 में नगरों की निम्नलिखित 6 वर्गों में विभक्त किया है। जैसा कि दिखाया जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 में नगरों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। एक तरफ नगर लिखा है, दूसरे तरफ जनसंख्या के आकार लिखे हुए हैं। यह जो है 6 भागों में जनसंख्या के आकार के आधार पर इस 6 भागों में जनसंख्या का वितरण किया गया है। इसमें 3 श्रेणियों में भी विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि नगर 1 लाख से 10 लाख नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर कहा जाता है, और महानगर के अंतर्गत 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। तीसरा है मेगा नगर। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहते हैं। यह है भारत में जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जैसा कि इस चक्राकृति में दिखाया जा रहा है कि भारत वर्गानुसार शहरों और नगरों की जनसंख्या एवं उनकी जनसंख्या के आधार पे जो 6 वर्गों में हमने विभक्त करके पीछे बताया है, उसका यह चक्राकृति है। पहला जो सबसे बड़ा खंड दिखाया जा रहा है चक्राकृति में, पहले में है 60.45% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। दूसरे खंड में आप देख सकते हैं कि 10.96% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। तीसरे में 15.43% नगरीय जनसंख्या, और अगले में चौथे में 8.45% नगरीय जनसंख्या का निवास है। अगले में आप देख सकते हैं कि 4.21% नगरीय जनसंख्या निवास करती है, और इसके बाद अंत में 0.51% नगरीय जनसंख्या निवास करती है छठे में। इस प्रकार यह चक्राकृति बनाई गई है, जो भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का 6 भागों में जो विभाजन किया गया है, उसके आधार पर यह चक्राकृति बनाई गई है, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं आप। नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण।
अपने केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित कार्यों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक कार्य करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला, प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर, खनन नगर, गैरिसन नगर, धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर, शैक्षिक नगर, पर्यटन नगर। ये इतने प्रकार हैं जो विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को बांटा गया है। इसको हम अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर या वे शहर जिसमें उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिमला, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई आदि नगर सम्मिलित हैं। दूसरा है औद्योगिक नगर। वे नगर जहाँ किसी विशेष प्रकार के उद्योगों का विकास होता है उसे हम औद्योगिक नगर कहते हैं, जैसे मुंबई, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों को विकास कर रहा है। तीसरा है परिवहन नगर। वे नगर जहाँ पे मुख्य रूप से आयात और निर्यात की गतिविधियों में संलग्नता के कारण पत्तन नगर के रूप में विकसित होते हैं उसे हम परिवहन नगर कहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियाँ जैसे मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। तीसरा है वाणिज्य नगर। वे नगर जहाँ पर व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त करने वाले शहरों को, नगरों को या वाणिज्य या व्यापार नगर कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में अनेक ऐसे छोटे बड़े नगर हैं जो व्यापारिक और अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं। कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई जैसे, चेन्नई, बेंगलुरु आदि इसमें सम्मिलित है। तीसरा है खनन नगर। इस नगर में खनिज या शक्ति के साधन भूगर्भ से निकाले जाते हैं, जैसे झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। अगला है गैरिसन या छावनी नगर। इन नगरों में सैनिक बसाव पाए जाते हैं। वहाँ सैनिकों के आवास, प्रशिक्षण एवं खेल कूद के स्थलों की व्यवस्था होती है। इस प्रकार के नगर अंबाला, पठानकोट, मऊ, बबीना तथा उधमपुर आदि सम्मिलित है। सातवां है धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर। कुछ नगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिकता के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। प्राचीन काल से ही नगर मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि के आसपास बसते हैं। ऐसे नगर तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। अगला है शैक्षिक नगर। ये वो नगर हैं जहाँ शिक्षा से संबंधित सारे कार्य होते हैं, जिसमें मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद आदि नगर शैक्षिक नगर के रूप में विकसित हुए हैं। अगला है पर्यटन नगर। पर्यटन नगर के अंतर्गत कुछ नगरों का विकास यहाँ की उत्तम जलवायु तथा प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटक नगर के रूप में हो जाता है। इन नगरों में प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप पर्यटन व्यवसाय है। इसमें भारत के नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, माउंट आबू
जोधपुर, जैसलमेर तथा ऊटक मंगलम या ऊटी प्रमुख पर्यटन नगर है। इस प्रकार वर्तमान में भारत का कोई भी नगर अपने द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की दृष्टि से स्थिर अवस्था में नहीं है। यही कारण है कि भारत में वर्तमान में अधिकांश नगर विविध कार्य करने वाले नगरों के रूप में मिलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, आइए हम आपको स्मार्ट सिटी के बारे में बताते हैं। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगरों को विकसित एवं प्रोत्साहित करना है। इसमें आधारभूत सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं को विकसित करना होता है, जैसे सूचना एवं संचार तकनीकी, यातायात, बिजली, पीने का शुद्ध पानी, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण नगर के निवासियों के लिए विकसित करना होता है तथा नगर के निवासियों को अच्छा जीवन जीने के लिए सुविधाएं प्रदान करना होता है और नगरों में कम संसाधनों के माध्यम से सस्ती सुविधाएं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार नगरों को ऐसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाए जो एक मॉडल के रूप में देश के अन्य बढ़ते नगरों के लिए लाइट हाउस के रूप में काम करें। ये सभी सुविधाएं एक स्मार्ट सिटी मिशन को दर्शाता है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। जो समझ में ना आया हो उसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।